हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और फिर अगले कुछ ही महीनों में नॉर्वे, हॉलैंड और बेल्जियम ने भी जर्मनी के सामने सरेंडर कर दिया। और फिर मई 1940 को जर्मनी ने फ्रांस जैसी पावरफुल कंट्री पे अटैक किया और तब यूएस का डाउ जोन्स इंडेक्स 40% नीचे गिर गया था, जो उस टाइम का सबसे लोवेस्ट रिकॉर्ड था। सब लोग डर रहे थे कि जर्मनी इसके बाद शायद यूके पे भी अटैक करेगी और ये एक बहुत ही बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इससे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कियोस फैल गया था। लाखों लोग बेघर हो गए थे। लोग अपने देश को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे थे, सिर्फ अपनी कीमती चीज़ें जैसे गोल्ड और सिल्वर लेके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे किसी इन्वेस्टर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, तब एंट्री होती है सर जॉन टेम्पलेटन की, जो इस टाइम पे इतने फेमस और अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज ये दुनिया के सबसे रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर में से एक माने जाते हैं। और इन्होंने जो इन्वेस्ट किए उसको लोग बैट ऑफ द सेंचुरी कहते थे। अब दोस्तों, इन्होंने ऐसा क्या किया, इसको हम आगे वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमारी जनरेशन में भी कुछ सिमिलर चीज़ें हो रही है। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, जो अभी तक यूरोप की हिस्ट्री की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी वॉर मानी जाती है और किसी भी वक्त एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी है। अब दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब सिचुएशन में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे प्रॉफिट कमाना तो दूर, लोग अपना कैपिटल भी सेव नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझेंगे कि आप ऐसी वॉर और क्राइसिस की सिचुएशन में कहां और कैसे अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन हम मेजॉरिटी इंडियंस के दिमाग में आता है, वो है फिक्स डिपॉजिट। इसका एडवांटेज यही है कि चाहे मार्केट कितना भी ऊपर या नीचे होता है, आपको एक फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसकी आपको बैंक की तरफ से गारंटी मिलती है, लेकिन लो इंटरेस्ट के साथ इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि बैंक में जो आप अपना पैसा सेव करते हो, सेविंग अकाउंट्स में या एफडी में, तो वो भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि बैंक भी शायद कभी बंद हो सकती है या फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक एक प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी होती है और ये लॉस में भी जा सकती है। और खास करके जब कंट्री किसी क्राइसिस या वॉर की सिचुएशन में पड़ती है, तो तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो जब बैंक के पास पैसे होंगे ही नहीं, तो वो लोगों को अपने डिपॉजिट रिटर्न करेंगे कैसे? तो बिल्कुल वही टाइम पे जो आप चाहते हो कि बैंक्स आपकी मदद करे और आपके रिस्क को कम करे, ये क्राइसिस और वॉर के टाइम पे और ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है बॉन्ड। अब इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, तो वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन में फंस जाए या लॉस में चले जाए, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो हमें कभी भी नोट्स प्रिंट करके पैसे दे सकती है, क्योंकि उन्हीं के पास नोट्स प्रिंट करने की मशीन होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट हो जाती है, मतलब उनके पास कोई वैल्यूएबल करेंसी या रिसोर्सेज नहीं होते पब्लिक को या दूसरी कंट्रीज को देने के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पड़ोसी कंट्री श्रीलंका ने अपने लाखों स्टूडेंट्स के एग्जाम कैंसिल किए, क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं थे एग्जाम लेने के लिए, और उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लेने की कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि श्रीलंका खुद अपनी कंट्री में पेपर को प्रोड्यूस नहीं करती है, वो दूसरे देशों में से इसे इंपोर्ट करती है, और वो कुछ बुरी तरह कर्जे में डूब चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही दूसरी कंट्रीज से बहुत सारे लोन ले रखा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इमेजिन करो एक आदमी है जिसको जॉब से निकाल दिया गया है, तो अब इसका कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन उसके खर्चे तो होते रहेंगे, जैसे उसे खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत रहेगी और कपड़े पहनने के लिए भी चाहिए होंगे। तो उसी तरह श्रीलंका की इनकम ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका मेजॉरिटी इनकम टूरिज्म से आता था, जो उस टाइम कोविड की वजह से लॉस में था। तो गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा नोट्स प्रिंट तो कर सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, तो उसकी शॉर्टेज है, तो उससे फिर मार्केट में महंगाई बढ़ती है। जैसा कि आप देख सकते हो, श्रीलंकन रूपी की वैल्यू इंडियन रूपी और यूएस डॉलर के मुकाबले कितना स्पीड में गिर गई थी। तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, लेकिन ऐसे टाइम पे जब क्राइसिस या वॉर की कंडीशन स्टार्ट होती है, तो महंगाई काफ़ी स्पीड में बढ़ जाती है, जैसे 20-30% से। तो जो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसे सेफ समझ के और गवर्नमेंट उनको उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पेमेंट दे भी दें, तो भी वो 2-4% की इंटरेस्ट की कुछ वैल्यू होगी नहीं। तो इसलिए जब भी हम वॉर एंड क्राइसिस की बात करते हैं, तो वो एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट लोगों के दिमाग में आता है, और वो है गोल्ड। ये 1000 साल पहले भी यूजफुल था और 1000 साल बाद भी यूजफुल रहेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गोल्ड का स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी से को रिलेशन हमेशा अपोजिट रहता है। मतलब अगर आप पिछले 100, 200 या 1000 सालों का डेटा ट्रैक करोगे,
तो जब भी स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी क्रैश हुई है तो गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर गया है और लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाता रहता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लॉन्ग टर्म में हमें इससे सिर्फ 7 से 8% का ही रिटर्न मिलता है, जो कि कंट्री की लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन जितना होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको गोल्ड से अच्छा रिटर्न कमाना है तो इसमें टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप बिल्कुल किसी वॉर या क्राइसिस के पहले गोल्ड को बाय करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन वैसे इवेंट को एडवांस में प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोविड जैसा एक वायरस पूरी दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या इस 21st सेंचुरी में किसी यूरोपियन कंट्री को कोई ऐसा अटैक करेगा, या जब वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक किया था तो वो भी एकदम अचानक से हुआ था। तो वॉर्स हमेशा अचानक से शुरू होते हैं, जो एक बहुत ही बेसिक लेवल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो भी दुश्मन है वो किसी तरह की कोई तैयारी करे, और जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि 1-2 दिन में ही रशिया यूक्रेन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अभी इसे 1 साल हो चुका है और किसी को पता नहीं कौन जीतने वाला है, तो इसलिए वार्स को प्रेडिक्ट करना या उनके आउटकम को प्रेडिक्ट करना ये सब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, और गोल्ड में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना भी इतना सेंसिबल होगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इससे आपका कैपिटल ज़्यादा ग्रो होता नहीं है और शॉर्ट टर्म में आप ऐसे इवेंट्स का पता लगा पाओगे नहीं। तो इसीलिए गोल्ड आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ग्रो करने के लिए आपका अच्छा ऑप्शन चुनना होगा। क्योंकि क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट की हो? तो इसलिए आप अपनी इमरजेंसी फंड का एक हिस्सा गोल्ड में रख सकते हो, ताकि अगर आपको वॉर्स और क्राइसिस के बीच अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसे अच्छे प्राइस पे सेल करके अपनी नीड पूरी कर सकते हो। फिर दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है स्टॉक्स। अब इसको वार एंड क्राइसिस के टाइम पे लोग हमेशा अपने स्टॉक सेल करने का सोचते हैं, और इसीलिए ऐसे टाइम पे इनका प्राइस बहुत बुरी तरह फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो इंडियन स्टॉक मार्केट उस दिन 5% नीचे गया था, जबकि इंडिया का उस वॉर से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन दोस्तों यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी होता है। तो आइए हम यहाँ पे सर जॉन टेम्पलेटन की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था और फिर धीरे धीरे बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी सरेंडर किया था, तो एक बात जॉन टेम्पलेटन को समझ में आ गई थी कि ये सिचुएशन काफ़ी आसानी से एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है और इसमें अमेरिका भी एंटर कर सकता है। और तब उन्होंने यूएस, यूके और दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी और वहाँ की कंपनीज को एनालाइज करना शुरू किया, और उन्होंने ये पता लगाया कि सबसे ज़्यादा फायदा उस वॉर में जिसको होगा वो है यूएस, और यूएस में सबसे ज़्यादा फायदा जिसको होगा तो वो है उनकी स्मॉल कैप कंपनीज। क्योंकि वॉर के टाइम पे भी लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती रहती है, तो यूरोपियन कंपनीज ऑपरेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि पूरा यूरोप एक जंग का मैदान बन चुका था। तो भले ही यूएस वॉर में एंटर कर लें और उसे हार जाएं, लेकिन फिर भी जो भी यूरोपियन कंट्री वॉर जीतेगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो जो नेक्स्ट बेस्ट कंट्री है वो है यूएसए, जो मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस कर सकती थी और पूरी कंट्री में सप्लाई कर सकती थी, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी थी और टेक्नोलॉजी भी, और यूएस के पास लोकेशन एडवांटेज भी था। वो यूरोप से एक अच्छे डिस्टेंस पे भी थे, और यूएस का फिजिकल साइज ऑलमोस्ट पूरे यूरोप की कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है, जिसकी वजह से यूएस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और तब जॉन ने बिल्कुल मार्केट क्रैश के बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैगजीन ओपन की और यूएस की कंपनीज को स्टडी करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि यूएस की स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा बुरी तरह क्रैश हो चुका है और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स एकदम सस्ते प्राइस पे सेल हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने ब्रोकर को कॉल किया और उससे कहा कि जितने भी यूएस की स्मॉल कैप कंपनी है जो $1 से नीचे के प्राइस पे सेल हो रही है, वो उन सब में $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके ब्रोकर ने कहा कि ये एक बहुत ही अजीब ऑर्डर है, लेकिन क्योंकि वो उनके कस्टमर हैं तो उससे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। फिर जॉन ने उन स्टॉक्स को भरोसे के साथ होल्ड करके रखा और उसके बाद वॉर और ज़्यादा इंटेंस हो गया। जापान ने डायरेक्टली यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक किया और फिर यूएस ऑफिशियली वॉर में एंटर हो गई और वो ऑलमोस्ट पूरा यूरोप हिटलर के कंट्रोल में था। फिर भी जॉन ने अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा और फाइनली 2 सितंबर 1945 को यूएस वार जीता, और जिन कंपनियों ने स्टॉक में उन्हें इन्वेस्ट किया था वो कंपनीज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी, क्योंकि जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि यूएस की छोटी कंपनीज को ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वॉर के बीच में इन्वेस्ट किया था तो उनको वो कंपनीज काफ़ी चीप प्राइस में मिली थी। जैसे एक कंपनी थी मिसौरी पैसिफिक रेल रोड, जिसको उन्होंने सिर्फ 12 सेंट पर शेयर की प्राइस पर खरीदा था और कुछ ही सालों में उसका शेयर प्राइस $105 में ग्रो हो गया था, जो होता है 875 टाइम्स का रिटर्न।
मतलब 87,500% का रिटर्न। तो जॉन टेम्पलेटन की इस फेयरलेस इन्वेस्टमेंट ने उन्हें काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी और उनको इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक अलग रेस्पेक्ट मिली, क्योंकि उनके इसी इन्वेस्टमेंट को बहुत लोग बैट ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। तो इसलिए जब भी वॉर और क्राइसिस होता है तो आपको हमेशा एक ब्रॉड पिक्चर देखना होगा। वॉर जीतना या हारना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि कौन सी कंट्री और कौन सी कंट्री के कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स उस सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम इंसानों को गुड्स और सर्विस की जरूरत होती रहेगी, तो उसे कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई कंट्री प्रोवाइड करती रहेंगी। तो फिर चाहे किसी कंट्री के सारे बैंक्स बंद हो जाए या कंट्रीज की गवर्नमेंट पूरी तरह बदल जाए, कंपनीज अगर ऐसे प्रोडक्ट सेल करती है जिसका डिमांड लोग कर रहे हैं तो वो कैसे भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेगी। जैसे इंडिया में ये सारी कंपनीज पिछले 100-150 सालों से चलती आ रही है। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश थे ये कंपनी तब स्टार्ट हुई और अभी तक सक्सेसफुली रन हो रही है। तो इसीलिए आप मल्टीपल कंट्रीज में कंपनी में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो और उसे प्रोटेक्ट भी। और अगर आप इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में बात करते हो तो हम इंडियंस के लिए नंबर 1 ऑप्शन होता है यूएस स्टॉक्स। जैसे वॉरेन बफेट पिछले 80 सालों से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और उन्होंने कभी भी गोल्ड में या किसी दूसरी कंट्री में कुछ खास इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी कंट्री में बिलीव करते हैं। पिछले 80 सालों में यूएस ने काफी सारी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट अपनी कंपनी में इन्वेस्टेड रहे और करते रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा इन्फ्लेशन प्रूफ और वॉर प्रूफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो 10-20 साल तो क्या लाइफ टाइम में भी कभी बंद नहीं हो सकती। ऐसे कंपनीज जिनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट या बिना किसी सपोर्ट के खुद बिजनेस कर सकता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कोका कोला ने ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी यूज करके मिलिट्री और गवर्नमेंट अनऑफिशियल को डिस्काउंट पे कोक देना शुरू किया, जिससे उनका सेल्स बढ़ने लगा। लेकिन फिर इसे देख के बाकी अमेरिकन लोगों ने भी कोक को और ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किया देश के लिए अपना पैट्रियोटिज्म शो करने के लिए, जिससे उनका सेल्स और बढ़ने लगा। और यही वो टाइम था जब कोका कोला यूएस मार्केट से ग्रो होकर पूरे वर्ल्ड को अपने ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। तो मैनेजमेंट के ऐसे कंटिन्यूस फोकस की वजह से ये कंपनी पिछले 50-60 सालों से इतने सारे वॉर्स के बीच भी अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूस डिविडेंड देती आ रही है। और दोस्तों आज 21st सेंचुरी में हमारी बेसिक नेसेसिटीज और ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। अब हमें इंटरनेट भी चाहिए होता है, मोबाइल भी, और उसमें एक न्यूज़ और कंटेंट वाला ऐप भी, जैसे गूगल या यूट्यूब। तो दोस्तों फाइनली जॉन टेम्पलेटन की यहाँ पे एक लाइन में कोट करता हूँ कि द बेस्ट वे फॉर एन इन्वेस्टर टू प्रॉफिट ड्यूरिंग क्राइसिस इज नॉट टू फोकस ऑन द करंट सिनेरियो बट ऑन करंट वैल्यू। क्योंकि अगर सच में कभी फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वॉर हो जाती है जिससे एक्चुअल में सब कंट्रीज एक दूसरे पे न्यूक्लियर बम से अटैक करने लगते हैं, तब तो कोई भी नहीं बचेगा, तो आपके पैसे वैसे भी आपको कुछ काम आएंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जब वार या क्राइसिस खत्म होता है तो उस दौरान जो ज्यादा नोट्स ब्रेन किए जाते हैं वार और क्राइसिस को फाइनेंस करने के लिए और उससे बचने के लिए, तो उस इन्फ्लेशन का सारा इफेक्ट और प्रॉस्पेरिटी का इफेक्ट भी एक साथ स्टॉक के प्राइस में शो करता है और स्टॉक के प्राइस काफी स्पीड में ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए दोनों ही सिचुएशन में वॉर और क्राइसिस से हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हम इंसानों की हजारों सालों की हिस्ट्री रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वार्स और क्राइसिस हमेशा से होते आ रहे हैं, फिर भी इकोनॉमी ग्रो होती रहती है और लोग बिजनेस करते रहते हैं। बस गवर्नमेंट और करेंसी चेंज होती रहती है, लेकिन बिजनेसमैन तो हमेशा चलते रहेंगे और बिजनेसमैन हमेशा अमीर होते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।